नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं विकास तिवारी। दर्शकों, हेलो डीडी में हर बार हम किसी खास विषय पर बातचीत करते हैं जो ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ा हुआ होता है या किसी जनोपयोगी विषय से जुड़ा हुआ होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और 4 चरणों में हो रहे इस मतदान के लिए नामांकन पत्र जमा किए जा रहे हैं और पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान भी होने जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी हमारी सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आपका एक वोट आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपकी आकांक्षाओं उम्मीदों को पूरा करने वाला जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देता है और साथ ही आपके द्वारा दिया गया वोट प्रदेश के देश के विकास के भागीदारी करने के सुनियोजित विकास की दिशा भी तय करता है। तो आज का हमारा विषय है लोकसभा चुनाव, स्वीप गतिविधियां और कानून व्यवस्था। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा दूं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की शिक्षा, उनकी जागरूकता से जुड़े विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कोई भी चुनाव बेहतर कानून व्यवस्था के बिना पूरा नहीं हो सकता। मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें, बिना किसी प्रलोभन के मतदान करें और चुनावी गड़बड़ियों पर नियंत्रण रखा जा सके, इसके लिए कानून व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारा हेलो डीडी कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से आप भी सीधे जुड़ सकते हैं। किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो आइए आपको बता दें। हमारे टेलीफोन नंबर हैं, हमारे टोल फ्री नंबर हैं, जिन पर फ़ोन करके आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं। तो हमारे नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755, हमारा कोड नंबर है, और हमारा फ़ोन नंबर है 2660049। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है हमारा, वो भी नोट कर लीजिए 1800-233-0040। तो जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। इन नंबरों पर वे कॉल कर सकते हैं और हमारे दोनों मेहमानों से, हमारे खास एक्सपर्ट से वे अपने सवाल कर सकते हैं, उसके समाधान जान सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव में स्वीप गतिविधियां और कानून व्यवस्था को लेकर। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदाताओं की इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम घोषित किया है। तो ये स्वीप कार्यक्रम क्या है, इसे जानने के लिए आइए हम बातचीत करते हैं श्री अनुपम राजन से। सर, क्या है ये स्वीप कार्यक्रम? देखिए, स्वीप कार्यक्रम मुख्य रूप से कहें तो मतदाताओं के बीच में जी जागरूकता लाने के लिए, प्रचार प्रसार की गतिविधि संपादित करने के लिए, ताकि वोटर्स है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपनी जवाबदारी के प्रति जागरूक हो और वो मतदान के दिन वोट जरूर करें। तो इसको लेकर के हम लोग पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सारे के सारे मतदान केंद्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं उसका उपयोग करते हैं और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हैं, मतदान का महत्व समझाते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो मतदान के दिन मतदान जरूर करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राजन साहब कि भारत निर्वाचन आयोग की स्वीप गतिविधियां मतदाताओं को जागरूक करती है, उन्हें प्रेरित करती है कि वे मतदान के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और मतदाता भयमुक्त होकर चुनाव में मतदान कर सकें, वे बिना प्रलोभन में आए मतदान कर सकें। इसके लिए प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए ही यह सब संभव हो पाता है। तो अगला सवाल हमारा भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी से है। सर, किस तरह से कानून व्यवस्था चुनाव के दौरान संपादित की जाती है? देखिए, जिस दिन आदर्श आचरण संहिता जिस दिन प्रभावी होती है, सबसे पहले उस दिन एक बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च होता है और यह फ्लैग मार्च न सिर्फ पूरे शहर में होता है बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे अलग अलग कस्बों में भी होता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि लोगों में सुरक्षा के बोध को गहरा करना। विभिन्न तरह के जो आपराधिक तत्व होते हैं उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस की लगातार कड़ी कार्रवाई होती है, उन्हें लगातार चिन्हित किया जाता है, उनके खिलाफ विभिन्न प्रतिहतात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं।
पुराने जो अपराध होते हैं उन अपराधों में अगर किसी तरह के इन चुनावी हिंसा से जुड़े किसी भी तरह के अगर अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है, उन मामलों के बारे में लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। और इन तमाम प्रक्रियाओं, इन तमाम जो विभिन्न तरह के जो विभिन्न अंग हैं, तो इसका उद्देश्य सिर्फ होता है कि चुनावी प्रक्रिया को हम कितने बेहतर ढंग से लोगों में सुरक्षा की भावना के साथ कराएं। और यह प्रक्रिया अभी लगातार जारी है। इसमें लगातार जो प्रतिहतात्मक कार्रवाइयाँ हैं और जो पुलिस की जो विभिन्न कार्रवाइयाँ जो संभव हो सकती हैं एक वैधानिक परिधि में, लगातार उसको किया जा रहा है। और उसका उद्देश्य है कि हमारी जो मतदान प्रक्रिया हो पूरी तरीके से प्रभावी रूप से एक बेहतर सुरक्षित माहौल में हो। बिल्कुल सही कहा चारी जी आपने। तो दर्शकों, लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है। आप सभी भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इस दिशा में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। राजन सर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग भी चाहता है कि मतदाताओं का प्रतिशत बढ़े, अधिक से अधिक वोटर मतदान करें, इसके लिए जो 26 ज़िले हैं उनमें जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, वहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किस तरह से मतदाताओं को जागरूक किया है, इस विषय पर हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। दीपेश अवस्थी जी हमसे सवाल करना चाहते हैं। अवस्थी जी, पूछिए, किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं? सर नमस्कार। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, हम लोग ड्यूटी पर रहते हैं तो ड्यूटी के दौरान हम कैसे वोट डाल सकते हैं? छुट्टी तो मिलती नहीं है हमें। आवाज दीपेश हेलो? अवस्थी जी जी पूछ रहे हैं कि हाँ सर, हम सर, चुनाव के सवाल दौरान मेरा ड्यूटी ये पर है रहते हैं तो कि- हम सुन किस रहे तरह हैं। से मतदान कर सकते हैं? सुन लो उनके। जी दीपेश जी बोलिए। यही सवाल है सर कि जो लोग चुनावी ड्यूटी में रहते हैं वो किस तरह से मतदान कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाती है? देखिए, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है। वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसे इस लोकसभा निर्वाचन के दौरान, चूँकि लोकसभा का दायरा बड़ा होता है, तो जिन कर्मचारियों की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी लगी है, वो भले एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट उनका कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज नहीं होती, तो उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जहां उनकी ड्यूटी होती है वहीं पे वो नॉर्मल वोटिंग की प्रक्रिया उसके माध्यम से वोट करते हैं। तो ये बात हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा जो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, जैसे फायर सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इस बार जैसे जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार साथी भी हैं, जो कई बार अपने दायित्वों के कारण मतदान केंद्र तक नहीं जा पाते हैं उस दिन, और मतदान केंद्र पे जाकर के वोट नहीं कर पाते हैं, वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। ये सुविधा उनके पास है, वो पोस्टल बैलेट का उपयोग करके अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी जी सर आपने। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो पत्रकार हैं जो मतदान वाले दिन या मतगणना वाले दिन उन चुनावी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वो मतदान करने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए चुनाव आयोग ने इस बार एक बेहतर व्यवस्था जारी की है। वो डाक मत पत्रों के जरिए वोट कर सकते हैं और जहां भी उनका मतदान केंद्र है वहां पर ये जो उनका मत है वो पहुंच जाता है और उसकी गिनती भी होती है। सर, अभी आपसे सवाल चल रहा था कि जो मतदाता जहां पर मतदान कम रहा है, जहां पर वोटिंग कम रही है, वहां किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से रथ और बाकी चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, हम लगातार चाहते हैं हम लोग की वोटिंग का परसेंटेज बढ़े। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हमारे संपन्न हुए, उसमें मध्य प्रदेश में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 77.82 था, लगभग 78% मतदान हुआ जी। ये 2018 की तुलना में 2.5% से ज़्यादा था जी। यद्यपि राज्य का औसत 78% है, फिर भी कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां राज्य के औसत से कम मतदान हुआ। जी। हम लोगों ने उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की जो 75 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे स्टेट के एवरेज से कम वोटिंग हुई थी। हमने उसको 75% पे लाके हमने उसको फिक्स किया। जहां 75% से कम वोटिंग हुई थी वहां पे हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से जन जागरूकता का काम जन जागरूकता वाहन के माध्यम से कर रहे हैं। उस वाहन के माध्यम से सॉन्ग्स हैं, फिल्में हैं और तमाम तरह के जो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं उसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन मतदान केंद्रों की पहचान की गई है जहां पे वोटिंग कम थी,
उन वर्गों की पहचान की गई, जैसे किसी स्थान पे महिला वोटर्स का परसेंटेज कम था, जी कहीं पे युवाओं ने वोटिंग में उतनी रुचि नहीं दिखाई। तो एक टारगेटेड इंटरवेंशन कर रहे हैं और प्रयास यही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये सभी लोग जिन्होंने किन्हीं कारणों से विधानसभा में मतदान नहीं किया था, अधिक से अधिक अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। और सर ये जो प्रचार वाहन है ये कहाँ पर जाकर खड़े होते हैं? ये प्रचार वाहन रूट चार्ट कलेक्टर्स बनाते हैं और उस हिसाब से ये एक दिन में जो भी निर्धारित गांव हैं या जो बस्तियां हैं मतदान के, उसको कवर करते हैं। अगले दिन फिर वहां से आगे चले जाते हैं। तो लगातार 1 माह तक ये वाहन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पे जा करके लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जी सर, और इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाराबंकी से रामस्वरूप जी हमसे जुड़ गए हैं। रामस्वरूप जी, किस तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से? जी दोनों विषय तक मेरा सवाल, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ पर जिस बूथ पे वोटिंग पहले कम होती थी या कम मतदाता थे, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम उनके बढ़ गए, ज्यादा हो गए, तो वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? एक बार और आपका सवाल रिपीट करेंगे? ठीक है। मैं जानना ये चाहता हूँ, जहाँ पहले वोट कम पड़ते थे या वोट वहाँ कम थे, अब मतदान जो सूची होती है वोट बढ़ गए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो वोट बढ़ रहे, तो वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? ठीक सर। देखिए, बाराबंकी आप उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, इतनी दूर से आपको सुन के अच्छा लग रहा है। देखिए, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से एक मतदान केंद्र पे सामान्यतया हम लोग 1500 मतदाता रखते हैं। 1500 मतदाता से ज़्यादा होने की स्थिति में नए मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। यदि मान लीजिए कहीं पे 1600 मतदाता हो गए हैं या 1700 मतदाता हो गए हैं और वोटिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो लोगों की लंबी लाइनें लगती हैं, देर तक वहाँ वोटिंग करानी पड़ती है, बाद में पर्चियाँ बांटनी पड़ती है, आप जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसी जगह पे सहायक मतदान केंद्र बनाते हैं। यदि कहीं पे 1500 से ज़्यादा मतदाता हैं तो उसी परिसर में, उसी स्थान पे एक और मतदान केंद्र बना देते हैं और वो जो संख्या है 1600 की, उसको आधा आधा करके 800 पहले वाले मतदान केंद्र में, मूल मतदान केंद्र में 800 और 800 सहायक मतदान केंद्र में, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। ये व्यवस्था, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों ने इस तरह से करीब 400 के आसपास सहायक मतदान केंद्र बनाए हैं, जहाँ पे हमारे मतदाताओं की संख्या मूल मतदान केंद्र में 1500 से ज़्यादा थी। तो मतदाता को आसानी से मतदान करने में उसको सुविधा हो, उसका मतदान आसानी से हो, लंबी लाइनें न लगें, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जहां मतदाता की संख्या 1500 से ज़्यादा हो गई है तो वहां मतदाता आराम से मतदान कर सकें, इसलिए सहायक मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में लगभग ऐसे 400 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिन पर मतदाता आराम से पहुंचकर जो निर्धारित समय है उसके बीच अपना मतदान कर सकते हैं। और अगला सवाल हमारा चारी जी से है। चारी जी, आपने बताया कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कई तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, तो किस तरह की जांचें चुनाव के दौरान की जा रही है, किस तरह के मॉनिटरिंग के लिए दल गठित किए गए हैं? सबसे पहले अगर हम पूरी इसको बृहद संदर्भ में देखें तो इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान पहले से हैं। कानूनी प्रावधान की जो लोक प्रतिनिधित्व जो संशोधन अधिनियम है 1951 का, जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है, जो कोलाहल मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम, बहुत सारे कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी सीआरपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं जिसकी परिधि में हमें इस प्रक्रिया को बेहतर और भयमुक्त बनाने में मदद मिलती है। जहाँ तक हम लोगों ने जिक्र किया कि इस प्रक्रिया को लागू होने के बाद कैसे हम करेंगे और ज़्यादा फायदा इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें ऐसे इस तरह के जो आपराधिक गतिविधियों या इस पृष्ठभूमि के जो भी लोग होते हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई तो होती ही है। साथ ही साथ इसकी गहनता को बढ़ाने के लिए अलग अलग, जब हमारे पास अर्धसैनिक बल आ जाते हैं, सीपीएमएफ की कंपनियां आ जाती हैं, तो उसके बाद हम एसएसटी एफएसटी बनाते हैं और अलग अलग विधानसभा में उनको नियुक्त करते हैं, जिनकी विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं। जो अंतर्राज्यीय नाके होते हैं, यहाँ अंतर्राज्यीय नाके नहीं है, अंतर जिला से संबंधित जो नाके हैं, आसपास के क्षेत्रों से संबंधित जो नाके होते हैं, उन पर लगातार चेकिंग बढ़ाई जाती है और उसका एक बड़ा सकारात्मक असर होता है। अभी आपने देखा होगा एक यहाँ पे बड़ी घटना हुई थी, यहाँ पर एक 50 लाख रुपए की लूट हो गई थी और उस लूट में जब चेकिंग हो गई, हालांकि वो एसएसटी की टीम नहीं थी, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी टीम जो हमारे थाने की काम कर रही थी, जो चेकिंग चल रही थी रात में, उसके कारण हमें 45 लाख रुपए तुरंत रिकवर करने में उसमें सफलता मिली थी। और इस तरह की सफलता से चाहे आपराधिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है, उस पर भी नियंत्रण और अंकुश लगाने में सफलता मिलती है, और दूसरी तरफ अपराधियों के जो इस तरह के मंसूबे होते हैं उनको परास्त करने में मदद मिलती है। खासतौर पर
जो अवैध ड्रग्स के अवैध शराब से जुड़े मामले हो सकते हैं, ड्रग्स से जुड़े मामले हो सकते हैं, अवैध हथियारों से जुड़े मामले हो सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह के एक भय पैदा करे, उस तरह की हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखती है। और कानूनी सीमाएं इसमें बड़ी ही व्यापक हैं। पुलिस की लगातार सक्रियता रहती है। इसमें सीपीएमएफ की बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं जो कि निष्पक्षता और ज़्यादा कार्रवाइयों की गहनता को बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो इन सारी कार्रवाइयों से जो हमने जिक्र किया, उन अलग अलग टीमों के साथ जो पेट्रोलिंग हमारी टीमें होती हैं, अलग अलग थानों से जो पेट्रोलिंग होती है, जो संयुक्त दल भ्रमण करता है, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स होते हैं और जो पुलिस की टीमें होती हैं, तो इस सब का एक बड़ा व्यापक असर होता है और अंततः एक भयमुक्त और बिल्कुल निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने में मदद देती है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने कि पुलिस और प्रशासन मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहा है कि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, उन्हें किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सके, मतदान केंद्रों पर किसी तरह की बाधा उत्पन्न न की जा सके। इसके लिए सभी तरह से जांच की जा रही है, अंतर्राज्यीय और जो जिले की सीमाएं हैं उन पर भी जांच की जा रही है। और इस समय एक कॉलर फिर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भोपाल से श्याम सुंदर शर्मा जी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन से सवाल करना चाहते हैं। शर्मा जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, मतदान जिस दिनांक को मतदान होता है उस दिनांक को औसतन मतलब है ना, अभी तक को जो देखा गया है 8 से 10 घंटे समय निर्धारित है मतदान करने का। लेकिन जनरली क्या होता है सर, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैं जब मतदान कोई भी मतदान करने जाता है तो एक मतदाता को 1 मिनट मतदान करने में लगता है औसतन। तो 1 घंटे में 60 मतदान होते हैं। 10 घंटे अगर मतदान चलेगा तो 600 मतदाता मतदान का अपना सुचारू रूप से कर सकते। लेकिन वर्तमान में देश में प्रदेश में जितने भी बूथ पर मतदान होते हैं वहां की सूची में मतदाताओं की संख्या लगभग 1500, 1400, 1000 से ऊपर है। अभी नगर पालिका निगम में चुनाव आयोग ने एक आदेश निर्देश जारी करा था कि औसतन 1000 का बूथ रहेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि सर इसके कारण से मतदान केंद्र पर भीड़ लगती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है और बाद में जब मतदान का समय पूरा हो जाता है तो आप पर्चियां बांटते हैं, लेकिन वो पर्चियां बांटने से वहाँ का कर्मचारी भयभीत रहता है और अवैधानिक गतिविधियां ज्यादा में लिप्त हो जाते हैं। असामाजिक तत्व अपनी मतलब गलती से गलत मतदान करते हैं। इससे रोकने के लिए मेरा सुझाव लंबा सवाल है जी, एक निवेदन कर रहा हूँ कि क्या मतदाता सूची की संख्या मतदान में कम की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक मतदाता को वोट करने में जो 1 मिनट का समय आप बता रहे हैं उतना नहीं लगता है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पे लगभग 1000-1500 लोगों के नाम हैं मतदाता सूची में। ये भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में जो औसत आता है हमारे 65,000 मतदान केंद्र हैं और 5 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं। ये करीब 900 के आसपास का आता है, 900 से भी थोड़ा सा कम आता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ मतदान केंद्र जरूर होते हैं जहाँ पे मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ हम सहायक मतदान केंद्र बनाते हैं। ये बात भी आपकी सही है। कुछ मतदान केंद्रों पे हो सकता है कि जो मतदान दल है, कई बार इंसान है, उसकी काम करने की गति थोड़ी धीमी होती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ समय ऐसा होता है, जैसा आपने कहा कि सुबह के समय वोटर्स ज़्यादा आते हैं वोट करने के लिए, बीच में फिर कम हो जाते हैं, किसी समय फिर इवनिंग्स में ज़्यादा हो जाते हैं। इस कारण से लंबी लाइनें भी लग जाती हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति जहाँ होती है वहाँ हम लोग आरंभ से ही उसको एसेस करके और वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगाते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जानकारी, जैसे आज की तारीख में हमें पता है विधानसभा निर्वाचन के दौरान किन किन मतदान केंद्रों पे 80% से ज़्यादा वोट हुआ या 90% के आसपास वोटिंग हुई। हमें तो इससे ये पता चल जाता है कि वहाँ के लोग वोट डालने में यकीन करते हैं, उनकी टेंडेंसी वोट करने की है, वो वोट करना चाहते हैं। तो उन जगहों पे हम लोग एडवांस में ही प्लानिंग करके मतदान जल्दी से हो, एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाते हैं और तमाम और सारी जो सहायक व्यवस्थाएं वो करते हैं। प्रयास यही होता है कि जल्दी से जल्दी मतदान हो, लोगों को दिक्कत नहीं हो। आज की स्थिति में अगर ये प्रश्न है कि आज हम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कम करें, तो अब चूँकि चुनाव आपने सुना और आप जानते भी हैं कि 19 तारीख को पहला चुनाव है, तो आज वो संभव नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या यदि कम होगी, 1000-1200 के आसपास होती है, तो ज़्यादा हम आसानी से सुगमतापूर्वक लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो श्याम सुंदर जी, आपके सवालों का जवाब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी ने दिया है और उन्होंने बताया है कि हर मतदान केंद्र पर जहां 1500 से अधिक मतदाता हैं
वहाँ 2 मतदान केंद्र यानी एक सहायक मतदान केंद्र भी बनाया गया है। तो मतदाताओं की संख्या कम करने के लिए पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं। और शाम को जो कतारें लगती हैं, शाम को ज़्यादा भीड़ होने पर, तो उस समय लाइन में लगे हुए सारे लोगों को टोकन दिए जाते हैं और वो बारी बारी से अपना मतदान करते हैं और उसके लिए उनको पर्याप्त समय दिया जाता है। कई बार तो रात में 8 और 9 बजे तक भी ये कतारें चलती रहती हैं और सभी अपना क्रम आने पर मतदान करते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। अनुपम जी, अभी स्वीप गतिविधियों की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान कर सकें इसके लिए बातचीत हो रही। तो चुनाव आयोग और जिलों में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो किस तरह की इनामी प्रतियोगिताएं या और प्रतियोगिताएं कर रहे हैं जिससे मतदाता जागरूक हों, मतदाता उत्साहित हों और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए आगे आएँ? देखिए, एक है कि मतदाताओं के नाम, पहली बात तो ये होती है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, तभी आप वोट कर पाते हैं जी। तो पहले हम लोगों ने पूरे 1 वर्ष प्रयास किया और लगातार अभियान चलाया कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाए। दूसरा स्टेज आता है कि जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मतदान जरूर करे। तो हम लोग प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके। हम ये भी चाह रहे हैं कि मतदाता से इंगेज करें, मतदाता के साथ हमारी बातचीत हो और मतदाता को इन्वॉल्व करें। तो अभी हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है जिसमें हर कोई भी व्यक्ति स्लोगन्स राइटिंग करके हमें भेज सकता है। उस पर हम लोगों ने पुरस्कार भी रखे हैं और वही चीज़ जिला स्तर पे भी कलेक्टर्स के, रिटर्निंग ऑफिसर्स के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं ताकि जो व्यक्ति वोट देने आता है वो उसको एक तरह से एक इंसेंटिव हो, एक अट्रैक्टिव माहौल बनाने की बात है कि लोग अपने आप से वोटिंग की पूरी प्रक्रिया से व्यक्ति जुड़ाव महसूस करे और वो इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। तो हर जिले में कुछ ना कुछ नवाचार लोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार तो एक अलग बात है जी जी। जो कहीं पे स्लोगन राइटिंग हो रही है, कहीं पे मानव श्रृंखला बना रहे हैं, कहीं आप पढ़ते होंगे बाइक रैली हो रही है, कहीं पे रंगोलियां भी डाली जा रही हैं। रंगोली हो रही है, मेहंदी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तमाम सारी चीज़ें। बट हाँ, निर्वाचन के दिन वोट डालने के बाद एक उसको एक आकर्षक, एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे मैं विधानसभा के दौरान आपको इंदौर का उदाहरण देता हूं कि यदि आपके उंगली में निशान है और आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में 56 दुकान जाते हैं तो आपको पोहा 1 प्लेट फ्री मिल रहा था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, बट हाँ, एक लोगों को आकर्षक लगा, लोगों ने उसमें रुचि दिखाई, खास करके युवा वर्ग ने। तो इस तरह की कुछ तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन, कुछ तरह की स्कीम्स का आयोजन जिलों में लोग कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता हो, एक उनका इंटरेस्ट जगे और लोग वोट करें। जी बिल्कुल। भोपाल में भी इसी तरह व्यापारी वर्ग आगे आया है और वो अपने प्रतिष्ठानों पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तैयार हुए हैं। यदि आपने वोट दिया है और उंगली पे निशान आप दिखाते हैं तो इस तरह का। और इसी तरह कई जगह ड्रॉप बॉक्स डाले जा रहे हैं कि आप मतदान करके आएं और उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ें तो उनके लिए कुछ लॉटरी से पुरस्कार निकाले जाएंगे। बिल्कुल, ये सब प्रतियोगिताएं, तरह तरह की इनामी प्रतियोगिताएं इसलिए की जा रही हैं कि मतदाता जागरूक हो और वो मतदान के लिए प्रेरित हो, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करे। चारी साहब, मतदान नज़दीक आ चुका है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है। भोपाल में भी आगे मतदान होना है। तो इस बार मतदान केंद्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो तो किस तरह की व्यवस्था की गई, इस पर हम आपका जवाब आपसे जानेंगे। इस समय कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, सुधा दुबे जी भोपाल, सुरुचि नगर भोपाल से सुधा दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वे अनुपम राजन सर से कुछ पूछना चाहती हैं। सुधा जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार राजन जी। नमस्कार मैडम, बताएं। मेरा ये प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में जो स्वीप गतिविधियां चल रही हैं, मतलब मतदान प्रक्रिया का प्रचार और प्रसार, तो इनकी उदासीनता, मतलब वोटर की उदासीनता दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? वो गतिविधियां अभी तेज नहीं मतलब दिखाई दे रही। नहीं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ भोपाल शहर की बात नहीं है, पूरे राज्य में कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि विधानसभा के दौरान 78% लोगों ने वोट किया था, तो मैक्सिमम, और जबकि पिछली बार ये प्रतिशत 75 था, तो लोगों ने ज़्यादा बड़ी संख्या में आकर के वोट किया है। फिर भी हम चाहते हैं कि और अधिक से अधिक लोग वोट करें। तो अभी जिस प्रकार की अखबारों में भी आप देख रहे होंगे भोपाल में जो इनामी प्रतियोगिताएं, या कभी मोटर बाइक रैली का कुछ दिन पहले ही भोपाल शहर में हुआ था, कई तरह की गतिविधियां लगातार चल रही हैं ताकि युवाओं को और उन वर्गों को जो थोड़ा सा, जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा उदासीन है, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करें
और सभी लोग जब मतदान का दिन जब भोपाल में, अगर यदि हम भोपाल की बात करते हैं, जैसे आप, चूँकि आपने प्रश्न भोपाल से किया है, तो 7 मई को जब चुनाव का मतदान का दिन है, तब तक हमारी गतिविधि बिल्कुल पीक पे होगी और मुझे उम्मीद है कि भोपाल इस बार मतदान का परसेंटेज भोपाल आगे बढ़ेगा। कहने का आशय ये भी है कि देखिए भोपाल में मतदान की चूँकि ये मौका है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा भोपाल वासियों से, भोपाल में मतदान का परसेंटेज 66% है, जबकि जो विधानसभा में हमारे यहाँ 66% वोटिंग हुई थी और राज्य का औसत मैंने बताया आपको 78%। तो भोपाल के निवासी होने के नाते आखिर हम उदासीन क्यों हैं? तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारा, आपका, हम सबका दायित्व तो बनता है। हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इस बात की कि हमें कोई गाड़ी आकर के जगाए और कहे तब हम वोट करेंगे। लोकतंत्र में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपके जो कर्तव्य हैं उसका पालन करिए और मुझे उम्मीद है कि भोपाल भी इस बार आगे आकर के और बड़ी संख्या में मतदान करेगा, ताकि भोपाल का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इतना कम नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा राजन जी आपने। न केवल भोपाल में, हम तो चाहेंगे कि पूरे प्रदेश भर में मतदान का प्रतिशत बढ़े और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन केवल सरकार की या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। मतदाताओं और दर्शकों, आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। न केवल हम मतदान करने पहुँचें, बल्कि अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। और इस समय एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद तिवारी जी हमसे जुड़ चुके हैं। अरविंद जी अनुपम राजन सर से कुछ सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अरविंद जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं विदेश जा रहा हूँ 7 मई को और मैं अपनी पत्नी और स्वयं मतदान करना चाहता हूँ, तो पोस्ट बैलेट की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं, देखिए साहब, आप जा रहे हैं 7 मई को ही जा रहे हैं, भोपाल में रहते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरविंद जी कोई बात का नहीं, संपर्क हमसे विच्छेद गया हो गया। भोपाल से अरविंद तिवारी जी बोल रहे थे। अरविंद जी, ऐसा संभव नहीं है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिल जाए। पोस्टल बैलेट के लिए एक निर्धारित मापदंड है, कुछ खास लोगों को ये सुविधा दी जाती है जो चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उनको ही पोस्टल बैलेट की सुविधा है। और जो दिव्यांगजन हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं 85 से ऊपर के, उनके लिए भी इस तरह की कुछ सुविधा है, जिस पर हम आगे राजन सर से बातचीत करेंगे। सर, अब हम चारी साहब से जानना चाहेंगे, सवाल आपसे चल रहा था, बीच में कॉलर हमसे जुड़ गए। मतदान केंद्रों पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस बार की जा रही है? मतदान केंद्रों की पूरी व्यवस्था को करने से पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले पूरे मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जाता है, संयुक्त भ्रमण होता है और उनको चिन्हित किया जाता है कि उनकी संवेदनशीलता कितनी है जी। और इस संवेदनशीलता के पृष्ठभूमि में वहाँ पर विगत वर्षों में जिस तरह की गतिविधियाँ होती हैं या वोट का प्रतिशत कितना होता है, किसी का अगर दबदबा रहा हो आधार पर होता है, या कोई चुनावी हिंसा हुई हो, कई बार प्रशासकीय विषमताएँ भी उसको निर्धारित करने का आधार हो सकती हैं। तो इन सारे कारणों के साथ साथ मुख्य तौर पे आपराधिक गतिविधियों पे अगर ज़्यादा उस तरह के लोग हैं तो उन पर हम चिन्हित करते हैं और ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्रों पर संवेदनशीलता के हिसाब से उनको अलग अलग श्रेणियों में हम बांटते हैं। अगर हम उसको सरल भाषा में समझें तो जो ज़्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनमें पुलिस बल के साथ साथ वहाँ पर अर्धसैनिक बलों को लगाया जाता है। उसमें आधा सेक्शन जो अर्धसैनिक बल हैं, जो CPMF की जो कंपनियाँ आती हैं, उनके जवानों को लगाया जाता है। उससे कम जो होते हैं उसमें 3 श्रेणी में जो बांटा गया है उसमें हम SF के जवानों को लगाते हैं यहाँ पर जिला बल के साथ में। और जो सामान्य श्रेणी में है उसमें हम सामान्य श्रेणी में वर्दीधारी जो पुलिस अधिकारी है उसके साथ साथ SPOs को लगाते हैं। SPOs बाकी जगहों पे भी रहते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल और जो SF है उसके अलग अलग उसकी क्षमता के अनुसार या उसकी विभिन्न तरह की उसकी जो संवेदनशीलता है, सक्रियता है, उसके अनुसार मतदान केंद्रों पर हम लगाते हैं। तो ये तो प्राथमिक स्तर पर हम करते हैं। इसके अलावा खासतौर पर जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पे जो पेट्रोलिंग अलग अलग व्हीकल्स हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल्स को उसमें अलग जगहों पे लगाया गया है। इसके अलावा जो संयुक्त हमारे जो पेट्रोलिंग दल हैं उनका हम ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अलग से वेब कास्टिंग की एक अलग से व्यवस्था की जाती है, जिसमें संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगातार उनको हम वेब कैमरे के माध्यम से उन पर नज़र रखी जाती है। साथ ही साथ पुलिस की गतिविधियों को देखें तो जितने भी अधिकारी होते हैं, खासतौर पर जो राजपत्रित अधिकारी हैं और जो विभिन्न जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो भोपाल में लगभग 185 सेक्टर मोबाइल्स हैं जो अलग अलग अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहेंगी।
इसके साथ साथ विभिन्न तरह का जो हमारे जो कंट्रोल रूम के माध्यम से जो अलग अलग उस दिन के हमारे जो विभिन्न पेट्रोलिंग व्हीकल्स बनाई जाती हैं वो उन जगहों पर रहती हैं, और उसमें उद्देश्य होता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर अगर वहाँ पे आकस्मिक होता है तो बाहर से भी अगर बल ले जाने की जरूरत पड़े या किसी भी तरह की संवेदनशीलता से हमें डील करनी है तो उसको हम तत्काल रिएक्ट कर सकें, इन बातों पे लगातार पुलिस का फोकस रहता है। तो और साथ ही साथ 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की जो गतिविधि का या किसी भी राजनीतिक दल का बूथ लगाया जाना भी प्रतिबंध करता है। तो इन सब जो तरीके होते हैं, इन सारे जो प्रक्रियाएं होते हैं, इनका उद्देश्य है कि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया हो, हमारी जो मतदान की प्रक्रिया हो, पूरी तरीके से एक भयमुक्त और पारदर्शी माहौल में हो, और इसके अलावा जितने भी वैज्ञानिक तरीके से गतिविधियां हो सकती हैं उनको लगातार करके उनको संपन्न कराया जाता है। आचार्य जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके, ईवीएम सुरक्षित रहें पूरी तरह से और लोग भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध पुलिस और प्रशासन ने किए हैं। इस समय एक कॉलर फिर हमसे जुड़ गए हैं, प्रतीक मिश्रा पूछना चाहते हैं अनुपम राजन जी से। प्रतीक जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहले मेरे छोटा बेटा सर 18 अप्रैल को 18 साल का हो रहा है और वो 7 मई को मतदान है, तो क्या उसका वोटर आईडी में नाम जुड़ सकता है, वोटर आईडी बन सकता है? दूसरा सर, मेरा वोटर आईडी मिसप्लेस हो गया है और 7 मई को मतदान है, तो क्या मेरा वोटर आईडी मुझे मिल सकता है मतदान के पहले? देखिए, 2 सवाल हैं। पहले वाले का जवाब है नहीं। 1 अप्रैल का भी कट ऑफ डेट है जिसके आधार पे ये मतदान की व्यवस्था की गई है। जो आप 7 मई जो 19 अप्रैल को या 26 अप्रैल को जब भी मतदान है, तो पहले वाले का उत्तर तो ना में है। दूसरे वाले का जो उत्तर है वो ये है कि आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया जैसे आपने कहा, या मिसप्लेस है, नहीं मिल रहा है, तो यदि आपका नाम मतदाता सूची में है, मैं सभी को स्पष्ट कर रहा हूँ, मतदान करने के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है या अनिवार्य शर्त ये है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। तो यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप, और वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास बैंक की पासबुक हो जिस पे फ़ोटोग्राफ हो, तो 12 प्रकार के इस प्रकार के दस्तावेज हैं जिस पे फ़ोटो लगा होता है और वो गवर्नमेंट की आईडी है। उसमें से किसी भी एक का उपयोग करके, दिखा करके आप वोट कर सकते हैं। तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है, नहीं मिला या नहीं पहुंचा, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसके कारण आप वोट देने से वंचित नहीं हैं, आप बिल्कुल वोट दे सकते हैं। तो अनुपम जी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और वोटर आईडी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर 12 प्रकार के दस्तावेज, जैसा कि कुछ का जिक्र अनुपम जी ने किया, वो अगर आपके पास हैं, जो फ़ोटो युक्त पहचान पत्र हैं जो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं, वो आपके पास हैं, तो वो दिखा करके आप मतदान कर सकते हैं। चारी साहब, आपने बताया कि तरह तरह की जांच की जा रही है ताकि चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ियां ना हो। तो इस दौरान पूरे अभी तक जो आचार संहिता घोषित हुई है, लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं, तो अब तक के कुल कितना नकदी, जेवर या मादक पदार्थ और अन्य तरह की चीज़ें या हथियार जब्त किए गए हैं? उसमें अगर हम भोपाल की बात करें तो आदर्श आचार संहिता से कुछ ही दिनों पूर्व अगर हम उस प्रक्रिया के थोड़ा सा और उसका विस्तार करें तो लगभग 12 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। उसमें नेपाल की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया था। अभी के दौरान अगर हम देखेंगे तो यह संख्या लगभग 30-35 लाख के आसपास इधर हाल के दिनों में जो पकड़े गए हैं। इसके अलावा अगर हम नकदी की बात करें तो नकदी पे अभी लगभग 65 लाख रुपए के आसपास की कुल रकम पकड़ी गई है, जिसमें अलग अलग कई जगहों पे। उसमें लोगों को जागरूक भी किया गया कि लोग 50,000 रुपये तक के ले जा सकते हैं, और उसमें निर्धारित अगर कार्ड दिखाने के बाद उसमें उनको इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन किसी भी तरह की अवैधानिक शराब या खासतौर पे अगर राशि कोई ले जा रहा है तो उसकी चेकिंग के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं और उस पर उन्हें जब्त किया जा रहा है। तो शहर में चूँकि जितने भी जो पॉइंट्स हैं उसमें अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें तो कुल 20 पॉइंट्स अलग अलग हैं, जो नाके हैं, जो शहर में और देहात के जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर सक्रिय हैं, और उन जगहों पे ये चेकिंग तो की ही जा रही है।
इसके अलावा जैसे जैसे अब चुनावी प्रक्रिया, चूँकि अब यहाँ पे तीसरे चरण में जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए तो उसकी गहनता और बढ़ती जाएगी। अभी सीपीएमएफ की कंपनियां भी आने वाली हैं, सीपीएम की कंपनियां अभी आने के बाद इन जो जांच की जो गहनता है और ज़्यादा तेज हो जाएगी। जी चारी साहब, आपने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो जांच की जा रही है उसमें भारी मात्रा में नकदी, जेवर और बहुमूल्य धातुएं जब्त की गई हैं। राजन सर, ये जो जांचें हो रही हैं अलग अलग जगह, तो उसमें कई बार एक आम नागरिक परेशान हो जाता है, तो क्या कुछ खास सावधानियां रखना चाहिए उसे? क्या दस्तावेज अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि इन जांच के दौरान वो परेशान ना हो और नगद पैसा लेकर जा सके? क्योंकि शादियों का भी सीज़न है तो लोग जेवर भी खरीद रहे हैं और पैसे भी बैंकों से निकाल रहे हैं, तो परेशान ना हो लोग। इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह के दस्तावेज या जानकारियाँ लेकर चलें? नहीं, जैसा भी बताया कि नॉर्मली 50,000 रुपये से ज़्यादा लेकर के चलते हैं, तो कई बार जो हमारी सर्च टीमें हैं, एसएसटी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें हैं, आपको रोकती हैं, आपसे पूछती हैं। तो जो भी किसी भी अमाउंट लेकर के आप चल सकते हैं, ऐसा कहीं कोई बंदिश नहीं है कि आप जेवर लेके नहीं चल सकते या पैसा लेके नहीं चल सकते। जो भी सामग्री आपके पास है, हो सकता है आपकी ज़रूरत हो, शादियों का मौसम है, उसके बिल्स हों, उसकी रसीदें हों, आप अगर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आपके पास कागज़ है, आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये 2 लाख रुपए हैं, ये मैं बैंक से निकाल के अभी आया हूँ, ये बैंक की रसीद है, या ये जेवर हैं जो है फला दुकान से मैंने खरीदे हैं जी। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लेके चल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। जब कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप बता नहीं पा रहे हैं या उसका संतोषजनक उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको जब्त किया जाता है। और यदि आप उसका बाद में अगर आप उसके दस्तावेज दे देते हैं तो रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया जाता है। हम लोग स्वयं भी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, जितनी भी टीमें हैं, चाहे वहाँ पुलिस के लोग हों या फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हों, सबको इसके लिए सेंसिटाइज़ किया हुआ है कि आम व्यक्ति को ज़्यादा कठिनाई न हो, उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो अगर आप किसी का वाहन सर्च भी कर रहे हैं या उसको रोक भी रहे हैं, तो उसको व्यक्ति को प्रॉपर सम्मान दिया जाए और सही ढंग से सलीके से जो कार्रवाई करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आम आदमी को असुविधा न हो। जी बिल्कुल राजन साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि आम आदमी अगर अपने जो भी नकदी या जेवर लेकर चल रहा है तो उसकी अगर बिल हैं उसके पास, तो वो उस पर जांच के दौरान वो किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा, वो आराम से वहाँ से जा सकता है। और अगर बाद में भी वो दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है तो उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए आपको भी चुनाव के समय सावधानी रखना जरूरी है। और इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रजनी गजबिये हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं और वो कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। रजनी जी, किस तरह का सवाल आप पूछना चाहती हैं? सर, मैं अनुपम सर से पूछना चाह रही थी कि ये जो अपना लोकसभा चुनाव स्वीप गतिविधियां है और है, उसमें जो सोशल मीडिया, क्योंकि प्रिंट मीडिया को तो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कोई यूट्यूबर्स है या कोई ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे कोई अपना चैनल चला रहा है, तो उसे हम अपनी गतिविधियों में कैसे शामिल करते हैं और उनके लिए क्या कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं? देखिए, जहाँ तक हम तो सोशल मीडिया का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए तो करते ही हैं और अनुरोध भी करते हैं कई बार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी फॉलोइंग अच्छी है कि वो इस प्रकार के पोस्ट करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले। जहाँ तक ज़्यादा बड़ी चुनौती हमारे लिए इसका दुरुपयोग है। कई बार इन माध्यमों का उपयोग करके और फेक न्यूज़, डीप फेक, अब आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है और ऐसे चित्र, ऐसे वीडियोस क्रिएट किए जा रहे हैं जो मॉफ्ड हैं, मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार की अगर आपका सवाल अगर इसको रेगुलेट करने से संबंधित है तो उसके बारे में स्थिति में ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरह की खबर आती है जो सही नहीं है या जो इस प्रकार की है जो 2 दलों के बीच में, 2 समुदाय के बीच में, 2 धर्मों के बीच में कुछ वैमनस्यता पैदा कर सकती हैं, तो तत्काल उसकी वस्तुस्थिति हम लोग अपने हैंडल्स के माध्यम से बताते हैं कि फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक की टीमें हैं हमारी कि ये सही नहीं है, ये फ़ोटो सही नहीं है, पुराना फ़ोटो है, ये पोस्ट पुरानी है। और कई बार हम जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ हमारा टेक डाउन एग्रीमेंट है, तो उनसे हम उस पोस्ट को डिलीट कराते हैं, उसको वापस कराते हैं वहाँ से, उन प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल अनुपम जी, आपने सही कहा कि चुनाव आयोग भी राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है और जिलों में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह की फेक न्यूज़ या किसी तरह की ऐसी जानकारी
ना जा पाए, जो आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आती है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। और दर्शकों, आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और हमारे जो नंबर हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं वो नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए। हमारा कोड नंबर है 0755 और हमारा टेलीफोन नंबर है 2660049 और हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप अभी भी हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो वो टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो दर्शकों, इन दोनों नंबरों पर आप बातचीत कर कर हमसे जुड़ सकते हैं और फिर चर्चा को जारी करते हैं। चारी साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव के दौरान जो भी शस्त्रधारी होते हैं उनसे अस्त्र शस्त्र जमा करा लिए जाते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है, क्यों जमा कराए जाते हैं सर, और अवैध हथियारों पर किस तरह से आप निगरानी करते हैं? समान तौर पर इन हथियारों को जमा कराया जाता है, लेकिन उसमें कुछ विशेष रियायतें भी दी जाती हैं। अगर खास तौर पे जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी से जुड़े जो लोग होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधानों के बाद उसकी पहले जांच की जाती है और वास्तव में उनकी मांग अगर वाजिब होती है तो उसके आधार पर उन्हें छूट दी जाती है। लेकिन इसके पीछे मंशा ये होती है कि चुनाव में किसी भी तरह का बाहुबल का प्रयोग ना हो। बाहुबल धन बल का प्रयोग के लिए हम जानते हैं कि माननीय चुनाव आयोग लगातार इस बात पर ध्यान देता रहता है और उसी के पालन में बड़ा आवश्यक होता है। किसी भी तरह के अवैध हथियार या अगर लाइसेंस हथियार हैं तो वो भी अनावश्यक ना रहें किसी व्यक्ति के पास में, इसलिए ये जमा कराए जाते हैं। और ख़ास तौर पर चुनाव के समय अगर हम देखेंगे तो चुनाव के समय इसे अगर बिना किसी उसकी वैधानिक अनुमति की कोई रखता है तो पूरी तरह से अवैध होता है, फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है। जी चारी साहब, आपने बताया कि हथियारों को चुनाव के दौरान जमा करना होता है। जो भी लाइसेंस धारक होते हैं उन्हें अपने समीप के थानों में ये हथियार जमा करना होता है और ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। यदि आपके पास भी कोई हथियार हैं तो चुनाव के पहले आप अपने निकट के थानों में उसे जमा कर सकते हैं। राजन सर, चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐप भी शुरू किए गए हैं जिसमें मतदाताओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक सक्षम ऐप भी शुरू हुआ है, तो इससे किस तरह की जानकारियां, किस तरह की सुविधा मतदाताओं को मिलती है? देखिए, सक्षम ऐप जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनकी मदद के लिए है और सक्षम ऐप के माध्यम से जो हमारे दिव्यांग साथी हैं और जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, वो चाहें तो मतदान केंद्र तक जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको मतदान केंद्र तक ले जाने और उनको वापस लाने की व्यवस्था करते हैं। यदि आप मतदान केंद्र तक जा सकते हैं स्वयं के साधन से, लेकिन अगर आपको लगता है कि मतदान केंद्र पे एक व्हीलचेयर ज़रूरी है आपके लिए, तो आप सक्षम ऐप का उपयोग करके व्हीलचेयर की आवश्यकता बता सकते हैं। तो मतदान केंद्र पे हम एडवांस में वहाँ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। वैसे हम लोग प्रयास करते हैं कि हर मतदान केंद्र पे व्हीलचेयर की व्यवस्था हो। इसके अलावा वॉलंटियर्स की व्यवस्था होती है मतदान केंद्र पे। तो जो भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था यदि कोई इस तरह के दिव्यांग व्यक्ति चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था हम लोग सक्षम ऐप के माध्यम से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राजन जी। सक्षम ऐप के जरिए आप जो भी सुविधाएं चाहते हैं उनकी मांग आप कर सकते हैं। सर, जब मतदाता सुविधाओं की बातचीत हो रही है तो एक बहुत सारे दिव्यांग जो दृष्टिबाधित होते हैं वो मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर जब पहुंचते हैं तो उनको आसानी हो, वो मतदान कर सकें, तो इस बार किस तरह के प्रबंध उनके लिए किए गए? देखिए, दृष्टिबाधित जो हैं उसकी डिग्री अलग अलग है। कोई 100% दृष्टिबाधित होगा, कोई कम होगा। लेकिन दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केंद्र तक जिनको यदि उनको किसी सहायक की ज़रूरत है, एक तो घर से किसी सहायक के माध्यम से जाते होंगे, लेकिन किसी प्रकार के सहायक की वॉलंटियर की आवश्यकता यदि मतदान केंद्र पे है तो हम लोग मतदान केंद्र पे उपलब्ध कराते हैं। जो हमारी बैलेट यूनिट होती है जिस पे आप कैंडिडेट, चूँकि दृष्टिबाधित, उस पर ब्रेल लिपि में भी उस पर अंकित होते हैं नाम वगैरह, तो वो उनको पता चल जाता है उससे, यदि वो ब्रेल में दक्ष हैं, यदि उनको। अदरवाइज़ उनकी मदद के लिए एक व्यक्ति उनके साथ मतदान करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर अलाउड है। पीठासीन अधिकारी उसकी अनुमति देता है और उसकी मदद से वो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो इस विशिष्ट श्रेणी के लोग हैं, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग लोग हों, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे वो हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, तो ये जब मतदान केंद्र पे आएँ तो इनको लाइन में न लगना पड़े और सबसे पहले इनका मतदान संपन्न करा करके
और सुगमतापूर्वक कराने के बाद ये अपने निवास के लिए जा सकें, ऐसी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और इस प्रकार के निर्देश सभी पीठासीन अधिकारियों को और सभी मतदान केंद्र पे सभी लोगों को है। राजन सर, आपने बताया कि दिव्यांग लोगों के लिए, खासतौर पर दृष्टिबाधितों के लिए एक सहायक की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर आप स्वयं मतदान करने में कोई असुविधा महसूस कर रहे हैं और आप दृष्टिबाधित हैं तो आप उस सहायक का भी उपयोग कर सकते हैं। और ब्रेल लिपि में भी जानकारी दी जाती है जिसमें उम्मीदवारों के नाम, उनके चुनाव चिन्ह भी दिए जाते हैं, तो वो जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, जो मतदाता है, वो खुद भी देख सकता है। चारी साहब, आपने बताया कि प्रशासन इस समय तरह तरह की जांच कर रहा है, हथियारों को चुनाव के पहले जमा कराया गया है और बहुत सारे नकदी और जेवर भी पकड़े जा रहे हैं। तो इस दौरान भी कई लोगों को यात्रा करनी होती, कई लोग हवाई यात्रा करते हैं, कई लोग रेल यात्रा करते हैं, कई लोग बसों से यात्रा करते हैं, कई लोग बैंकों में भी नकदी का लेन देन और अपने जेवर लॉकर से निकालने का काम करते हैं। तो किस तरह की सावधानियां उनको रखना चाहिए इन यात्राओं के दौरान, खासतौर पे हवाई यात्राओं के दौरान और रेल यात्राओं के दौरान? किस तरह के दस्तावेज या किस तरह की जानकारियां रखकर लोग चलें ताकि किसी असुविधा से वो बच सके? देखिए, पूरी चुनावी प्रक्रिया का अगर हम देखें साथ, तो इसमें सब बड़ी स्पष्ट है कि आम व्यक्ति का जहां कानून में आस्था गहरा हो और साथ ही साथ जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनमें चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी भी के मन में अगर किसी तरह की बात आ रही हो, उसमें किसी भी तरह के व्यवधान पैदा करने की, तो उसको बिल्कुल एक सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। इन पूरी प्रक्रियाओं का एकमात्र मंशा ये है। तो जहाँ तक आम व्यक्ति का इन चीज़ों को, यात्रा या बाकी जो आम उसकी दिनचर्या है, उसमें किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े, उस पर इसको पूरा तरह से ध्यान में रखा गया है। अगर पैसे की बात की, जैसे कि सर ने बताया अभी कि अगर पैसा ले जाते हैं तो उस पर किसी तरह की कोई कानूनी बाधा या कानूनी सीमा नहीं है। बस हमारे पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स से अगर हमसे पूछा जाए तो उसकी हम प्रामाणिकता को स्थापित कर सकें। साथ ही साथ अगर हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय भी उन चीज़ों को, जो कि आम दिनों में भी हमसे पूछा जा सकता है, उन चीज़ों का, क्योंकि इस समय जांच की बारंबारता, गहनता बढ़ जाती है, सख्ती बढ़ जाती है, चेकिंग पॉइंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए हमसे अपेक्षा भी रहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उन चीज़ों को प्रमाणित कर सकें। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पर्याप्त होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके के जितने भी वैधानिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे निर्वाचन आयोग का मतदाता परिचय पत्र हो, चाहे हमारे पास पैन कार्ड हो, या हमारे पास आधार कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जितने भी वैधानिक मान्यता प्राप्त हमारे पास कार्ड्स हैं, उसको हम रखें। अगर हम किसी भी तरह का हम ट्रांजैक्शन है, बैंक से अगर पैसे निकालते हैं या कोई दूसरी तरह के हम गहने या इस तरह का आभूषण लेकर के चलते हैं, तो उसको हम प्रमाणित कर सकें कि हमारी है और वैधानिक रूप से हम उसको रख सकते हैं। अगर ये सारे दस्तावेज हो तो न तो किसी भी तरह की यात्रा में कोई समस्या है और न भी किसी तरह की अन्य कोई बाधा हो। पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आम व्यक्ति हो अपने को ज़्यादा सहजता से रख सके, ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सके। एकमात्र इसका लक्ष्य है कि असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व या जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो चुनावी प्रक्रिया में कहीं बाधा डालना चाहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ा जा सके, इस एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन आम व्यक्ति एक ऊंचे मनोबल से सुरक्षित भाव के साथ रह सके, साथ साथ ये भी उतना ही सही है। बिल्कुल सही कहा चारी जी आपने कि आम आदमी परेशान ना हो लेकिन चुनाव किसी प्रकार से बाधित ना हो। अनुपम जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे और संक्षिप्त में आपसे इसका उत्तर चाहेंगे कि मतदाताओं की सुविधा के लिए किस तरह की हेल्पलाइन ऐप शुरू किए गए हैं, और मतदाता यदि अपने क्षेत्र के अपने उम्मीदवारों को जानना चाहता है तो क्या वो किसी तरह ऑनलाइन भी उनको जान सकता है? देखिए, एक ऐप है नो योर कैंडिडेट, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे नो योर कैंडिडेट जैसा नाम से ये स्पष्ट है कि आपका जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है आपके इलाके का, उसके बारे में विस्तृत जानकारी उस ऐप पे उपलब्ध है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, आपको पता हो अपने कैंडिडेट के बारे में। इसके अलावा जो ऐप्स हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप मैं कहूँगा सबसे उपयोगी ऐप है जी। वोटर हेल्पलाइन ऐप्स के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं, आपका मतदान केंद्र कहाँ है, कौन से नंबर पे मतदाता सूची में आपका नाम है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आपके मतदान केंद्र की दूरी कितनी है, तो तमाम सारी सुविधाएं हैं। तो कई सारे ऐप हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप लेकिन सबसे उपयोगी ऐप है जी जी। आपके लिए उसका उपयोग करना चाहिए जी। अनुपम जी, अब कार्यक्रम में विदा लेने की घड़ी आ रही है, तो अंत में आपसे चाहेंगे कि क्या संदेश आप प्रदेश के मतदाताओं को देना चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक मतदान के इस महापर्व में भागीदारी करें? जैसा हम लोगों ने चर्चा के दौरान भी इस पे बात की कि वोटिंग परसेंटेज हमारा कम है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आपके इस कार्यक्रम का उपयोग करते हुए सभी मतदाता साथियों से, हम अपने सभी राज्य के सभी मतदाता साथियों से अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि जिस दिन भी मतदान हो, 4 चरणों में मतदान है,
आपके इलाके में जब भी वोटिंग है, जिस दिन भी वोटिंग का दिन है, चाहे वो 19 तारीख हो या 26 तारीख हो या अगले महीने की 7 तारीख हो या 13 तारीख हो, वोट जरूर करिए। लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा अधिकार तो है, एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी तो भी हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, आप वोट जरूर करें। जी। और चारी साहब, आपसे भी आम जनता से, आम दर्शकों से क्या संदेश है आपका संक्षिप्त में? कि हम पूरी तरीके से भयमुक्त होकर के बाहर निकलें। एक हमारे मतदान के इस महापर्व में हमारे पास जो शक्ति है इसका हम उपयोग करें और इस लोकतंत्र की जो अभिन्न एक बड़ी महत्वाकांक्षी जो एक यज्ञ है, एक जो प्रक्रिया है, इसका एक अभिन्न हिस्सा बने। जी चारी साहब, आपने कहा कि मतदाता अधिक से अधिक चुनाव में भागीदारी करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। तो दर्शकों, आप सबसे हमारी भी अपील है कि आप अधिक से अधिक मतदान जरूर करें और इसके साथ ही आज के हेलो डीडी को यहीं समेटने की अनुमति दीजिए विकास तिवारी और पूरी टीम को। नमस्कार।